तो सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एक इंडियन गेम जिसका नाम है इन माई शैडो। इसे क्राफ्ट किया है प्लेबे गेम्स ने और पब्लिश किया है एल्कॉन इंटरैक्टिव ग्रुप ने। मेरे साथ मौजूद हैं इस गेम के डेवलपर डिज़ाइनर नकुल वर्मा, जिनके साथ मैं ये इंटरव्यू करने वाला हूँ, और इसे अरेंज किया है ऑरस गीगाबाइट ने। तो नकुल, सबसे पहले स्वागत है आपका, और कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। अरे थैंक यू फॉर वाह। हैविंग मी। ओके। तो नकुल, ये इंटरव्यू इस तरह से चलेगा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा गेम से रिलेटेड, किस तरह से वो गेम बना, इस गेम के मैकेनिज्म, है ना, अपकमिंग प्लान्स, इन सब के बारे में आपसे बात करूंगा, और जितना हो सके उतना ऑनेस्टली आप इन सभी सवालों के जवाब दे दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोटिवेशन क्या थी इस गेम को बनाने की? ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने आपको रियलाइज़ कराया कि यार एक गेम बनाते हैं इन माई शैडो टाइप का? हाँ, जो फर्स्ट मोमेंट है जिसने मुझे मोटिवेट करा था वो है जब मैंने लिम्बो खेला था। तो ओके। लिम्बो काफ़ी लोगों ने खेला होगा, बहुत अच्छा एक इंडी पजल प्लेटफॉर्मर है। तो मैंने वो 2014 या 15 में खेला था, एंड वो मेरा पहला गेम था जो मैंने परचेज करके, पहला इंडी गेम था जो मैंने परचेज करके खेला। ओके। एंड उससे मुझे इंडी गेम्स के बारे में, मतलब उनकी ब्यूटी और उनके स्पेशलिटी के बारे में पता चला कि कितने अच्छे होते हैं। ओके। तब से हमेशा से एक डिज़ायर थी कि एक ऐसे ही इंस्पायरिंग गेम बनाना है जो कि इमोशनल एंड ब्यूटिफुली डिजाइंड गेम बनाना है हमेशा से। बट वो डिज़ायर थी, प्लान कभी नहीं था। प्लान 2018 में काइंड ऑफ एक स्पार्क हुआ था जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टेरेस पे था, और वहाँ पर बेसिकली शैडोज, मतलब मूनलाइट की शैडोज पड़ रही थी, और उन शैडोज के थ्रू एक ऑप्टिकल इल्यूजन सा क्रिएट हुआ, मतलब नॉट ऑप्टिकल बट हाँ काइंड ऑफ एन इल्यूजन क्रिएट हुआ जो कि ऐसा दिखा रहा था कि हम एक शैडो के ऊपर खड़े हुए हैं जिसकी ऑब्जेक्ट उधर प्रेजेंट नहीं था। तो उससे रियलाइज हुआ कि मूवमेंट एंड ऑल से कुछ गेम बन सकता है। इंस्पिरेशन था लिम्बो, एंड बट मुझे हमेशा से लिम्बो का कुछ यूनिक ट्विस्ट के साथ गेम बनाना था, लिम्बो टाइप का। जब ये आइडिया आया था तब से ये स्पार्क हुआ था। ओके। ओके। अच्छा, इस गेम को बनाने में कितना टाइम लगा और कितने लोग इन्वॉल्व थे? इस गेम को बनाने में ओवरऑल अब तक जो पूरे इसकी लाइफ साइकिल है वो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, और उसमें मल्टीपल फेजेस रहे हैं गेम के। फर्स्ट फेज जो कि बिल्कुल रॉ प्रोटोटाइप, जब तुम सब टेस्ट आउट कर रहे होते हो, वो 2019 में या 18 में स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद उस प्रोटोटाइप को ब्यूटीफाई करना, थोड़ा अच्छे से क्लियर होना, फिर 2019 में जाके इस गेम पे एक्चुअल वर्क स्टार्ट हुआ था, जब फुल टाइम वर्क और पूरा डिजाइन हो चुका था। तो बेसिकली 2019 टू अब 2021 ये इसका कोर डेवलपमेंट टाइम रहा है, और इस पूरे टाइम में मैं बहुत सारे रिमोट फ्रीलांसर के साथ कोलैबोरेट करा है। ओके। तो कोई टीम नहीं है मेरी, बट मैंने ऐसे काफी सारे फ्रीलांसर्स के साथ कोलैबोरेट करा है जिन्होंने मेरी हेल्प कराई है आर्ट में, लेवल डिजाइन में, म्यूजिक में, यूआई डिजाइन में, हर छोटे छोटे चीज में कंट्रीब्यूट करा है उन्होंने। ओके। ओके। अच्छा, इस पूरे गेम को बनाने की जो जर्नी थी आपकी, वो कैसी थी, और इसमें कोई चैलेंजेस आए इस गेम को बनाते वक्त? हाँ, बहुत बहुत सारे चैलेंजेस है। ओके। मैं एक एक्सपर्ट डेवलपर नहीं हूँ, मैं एक रिलेटिवली न्यू डेवलपर हूँ। मैं 2014 से 13 से गेम्स बना रहा हूँ। ये गेम टेक्निकली तो चैलेंजिंग था ही, बट मोस्टली एक गेम को बनाने में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं दैट आर अदर देन जस्ट डेवलपिंग इट। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इस गेम के स्टार्टिंग में आए थे कि इसका डिज़ाइन कैसे करना है, क्योंकि सिंस ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और ऐसे गेम्स है नहीं एग्जैक्टली। एंड जैसे मैं गेम के बारे में बताऊंगा तो आप या फिर आप गेम खेलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इस गेम में काफ़ी फ्रीडम है, शैडो मतलब मल्टीपल सॉल्यूशंस है। बिल्कुल सही कहा। तो जो फर्स्ट मेजर चैलेंज था वो डिज़ाइन का था कि ये जो मल्टीपल सॉल्यूशंस वाली प्रॉब्लम है, तो इसको एक फन गेम कैसे बनाया जाए, मतलब क्योंकि शैडोज के साथ इतनी पॉसिबिलिटीज होती है, तो प्लेयर्स के पास काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम था। तो उस फ्रीडम को लोग एक्सप्लॉइट ना करें और एक अच्छा फन और चैलेंजिंग गेम बना पाए, वो चैलेंज था। एंड वो चैलेंज और भी बड़ा था बिकॉज ऐसा कोई गेम है नहीं जिसको हम काइंड ऑफ लुकअप कर सके और एज ए रेफरेंस ले सके कि अच्छा इस गेम ने इस तरह से करा था तो हम इस तरह से करते हैं। थ्रू आउट दैट टाइम एक कांस्टेंट चैलेंज होता था कि हम क्या करें जिससे मतलब जो प्रोफेशनल भी हो और फन भी हो। इसके अलावा ये तो डेवलपमेंट वाला चैलेंज था, बट इसके अलावा चैलेंजेस लाइक टीम बिल्डिंग में काफ़ी चैलेंज आते हैं कि तुम टीम पूरी ऐसे इकट्ठी करनी है और डेलीगेट करना है, टीम को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। और सबसे जो हार्ड, और ऑब्वियसली सबको पता ही है, बट मार्केटिंग काफ़ी हार्ड होता है हम डेवलपर्स के लिए, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी नेचुरल इन अस। हम लोग को गेम बनाना अच्छा लगता है, बट मार्केट करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड ये पूरी जर्नी में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, काफ़ी मिस्टेक्स करी है, काफ़ी उसे लर्न करा है। तो मतलब हाँ, स्कोप में, डिज़ाइन में, टीम में, मार्केटिंग में, इन सब चीज़ों में काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं।
ओके ओके। अच्छा, ये जो गेम है इन माई शैडो, ये मैंने खेला और मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। जो भी सबसे पहले ये इंटरव्यू सुन रहे हैं जिन्होंने गेम को खेला नहीं है या देखा नहीं है, तो उनके लिए बिना किसी स्पॉइलर के मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ही ऊपरी तरीके से कि इस गेम में 4 चैप्टर हैं, है ना, और एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, तो वो मैं सरप्राइज़ को रिवील नहीं करूँगा। क्या आपको लगता है कि कुछ और भी चैप्टर्स होने वाले थे या कुछ और चैप्टर होते इसकी स्टोरी को इन्हांस करने के लिए, या फिर एक ये बिल्कुल ऑप्टिमल था कि हाँ 4 चैप्टर और एक सरप्राइज़? तो हाँ, चैप्टर्स मतलब एज एन लेंथ वाइज तो गेम में और कुछ नहीं था, मतलब चैप्टर्स यानी रूम्स है, तो स्टोरी वाइज जो रूम्स है वो इतने इनफ थे, मतलब हमेशा से यही प्लान था कि इतनी 50 लेवल्स के अराउंड रखने हैं, उसको डिवाइड करना है। एंड बट उसके अलावा चैप्टर्स के अलावा रूम्स के अलावा भी थोड़े से कॉन्सेप्ट थे जो कि हम फाइनलाइज नहीं कर पाए और गेम में नहीं डाल पाए, जो कि आगे डालेंगे होपफुली। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अभी रिवील शायद से करना सही नहीं होगा। लेंथ वाइज दिस वाज द इनिशियल प्लान। अच्छा, इस गेम के गेम प्ले के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैंने जब इस गेम को खेला तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ज़रा ये बताना चाहूँगा कि देखो ये पज़ल गेम है और इसकी पज़ल्स इस तरह की हैं कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे आपको उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं जब इस गेम को खेल रहा था तो मैंने ये नोटिस किया, मतलब एक पॉइंट पर मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि नॉर्मली पज़ल गेम्स में क्या होता है कि हम बिट एंड पीसेस को एक जगह पर लेकर आते हैं, ठीक है, ताकि हम वो पज़ल को सॉल्व कर पाएँ। वो बिट एंड पीसेस को हम कैसे लाने वाले हैं, ये सबका एक यूनिक स्टाइल होता है, ठीक है। आप किसी और तरह से ला सकते हो, मैं किसी और तरह से ला सकता हूँ, लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है वो एकदम कॉमन होता है, वो एकदम लीनियर होता है ना, कि हमें यहाँ अब ये बन गया, अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है। लेकिन इस गेम में जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जब कोई भी लेवल को पार कर रहा था तो मुझे कहीं पर भी ये ऐसा लगा नहीं कि यही वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचा रहा है। मतलब मुझे वो होता है ना कि एक सेटिस्फैक्शन मिलता है लेवल खत्म करने पर कि ओ भाई कंप्लीट हो गया, ओ भाई ये हो गया, है ना। ये सेटिस्फैक्शन शुरुआत में काफ़ी मिसिंग लगा मुझे जब मैं खेल रहा था। मतलब थोड़ा सा डिटैच किया मुझे गेम से कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर ये गेम इंटेंशनली ऐसे बना हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद जब कुछ लेवल्स बीतते गए और बार बार ये चीज़ होती गई तो मुझे एक चीज़ दिमाग में हिट की, वो ये थी कि आप जब वो सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हैं कि ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है, जो कि इस गेम में कोई भी अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी एक लीनियर पाथ नहीं है। मतलब जितने भी लोग खेलेंगे सबका अपना एक अलग तरीका हो सकता है पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का, और ये चीज़ गेम की रिप्लेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, ऐसा मेरा मानना। और जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार अगर इस गेम में एक लीनियर पाथ नहीं है और मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब शायद ये रिप्लेबिलिटी के लिए रखा गया हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये इंटेंशनल था कि आपको वो सेटिस्फैक्शन ना दे पाएँ, व्यूअर को वो सेटिस्फैक्शन ना मिले कि यार ये रहा इसका अल्टीमेट पाथ, ये रहा इसका लीनियर पाथ, अगली बार जब मैं खेलूँगा तो यही वाला पाथ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या ये इंटेंशनल था? नहीं, तो आपने वो बिल्कुल सही समराइज करा कि मतलब ये लिनियर नहीं है और कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है लेवल्स का। हमेशा से मेरा ये एक वो था, गोल था, मोटिव था कि एक फ्री फ्लोइंग सा पजल बनाना है जिसमें बंदों के पास, जो प्लेयर्स हैं उनके पास फ्रीडम हो एंड वो अपने सोल्यूशन बना सके, मतलब वो शैडोज को अपने तरह से यूज कर सके। तो जैसा आपने बताया कि कुछ कुछ सोल्यूशन ऐसे होंगे जिसमें आपको वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, बट आप फिर भी कर लोगे। एंड दैट इज बिकॉज इस गेम में कॉम्बिनेशन है पजल सॉल्विंग का और प्लेटफॉर्मिंग का। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सॉल्व करना चाहते हो। आप चाहो तो आप बिल्कुल पजल की तरह इसको बिल्कुल परफेक्ट, नॉट परफेक्टली बट अच्छे से ऑप्टिमाइज करके प्लेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स, ताकि वो एक अच्छा क्लीन सोल्यूशन बने। या फिर आप अपनी प्लेटफॉर्मिंग स्किल्स पे ज़्यादा रिलाई करके बहुत ही ऐसे जो मतलब अनसेटिस्फाइंग टाइप के सॉल्यूशंस वो भी आप कर पाओगे अगर आपकी प्लेटफॉर्मिंग स्किल्स अच्छी है और आप वो मतलब उस तरह से आप अडेप्ट कर सकते हो। तो इंटेंशनल ये नहीं था कि रिप्लेएबल हो, इंटेंशनल ये था कि वो फ्रीडम मिले एंड वो यूनिकनेस मिले हर सोल्यूशन, वो डिफरेंशिएशन कर पाए हर सोल्यूशन में कि हर प्लेयर का एक्सपीरियंस अपना यूनिक हो। ओके ओके। अच्छा, वैसे मैं व्यूअर्स को रिप्लेएबल होना अच्छी बात ही है, मतलब वो काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा एडेड रिवॉर्ड हो गया, एडेड बोनस हो गया। करेक्ट। नॉर्मली पजल गेम्स में क्या होता है कि आप जब एक बार कंप्लीट कर देते हो तो अब आपको उसका सोल्यूशन पता होता है ना, कि अभी ये होना है, अभी वो करना है, मुझे अगर दोबारा खेलूंगा तो वापस से मुझे ये वाला काम करना पड़ेगा। लेकिन इस गेम में ये चीज़ है ही नहीं। अब जब दोबारा खेल रहे हो, जैसे मैंने जितने भी लेवल्स पूरे कंप्लीट किए हैं, मेरे दिमाग में याद नहीं है वो चीज़ें कि इसका ये सोल्यूशन था, उसका वो सोल्यूशन था।
आप जब दोबारा खेलोगे तो वो फिर से एक नए लेवल की तरह आपके सामने आएगा और आप इस बार फिर से सोच रहे होगे कि यार इस बार मैं क्या कर सकता हूँ नया। लेकिन हाँ, मैं व्यूअर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये गेम ईजी नहीं है। जितना मैंने रियलाइज़ किया है, ये गेम ईजी नहीं है और ऐसा हो सकता है कि आप गेम को शायद फ्रस्ट्रेट होकर एक बार बंद करें कि नहीं हो रहा ये वाला लेवल, फिर आप थोड़ी देर ठंडा पानी पियो, थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद वापस आओगे तो एकदम से वो चीज़ें हिट कर जाती हैं कि ओह अरे मैंने ये क्यों नहीं ट्राई किया। ये चीज़ें बहुत सही थी। हाँ, ये आपने बिल्कुल मतलब सही समराइज करा उसको। मतलब ये इनफैक्ट इस पे ऐड करता हूँ मैं कि जो एक्सपीरियंस है ना प्लेयर का, वो प्लेयर पे डिपेंड करता है। कभी मतलब ऐसा होता है कि हम कोई एक सोल्यूशन, क्योंकि सिंस इसमें कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है, तो मान लो आप कोई सोल्यूशन ट्राई कर रहे हो तो मान लो वो गलत है, मतलब वो गलत नहीं, वो काफी डिफरेंट है, जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है उससे काफी डिफरेंट है मान लो, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है ना। तो करेक्ट, आप उस पर फिर भी ट्राई कर सकते हो और ट्राई कर करके बट आप अपने आप को ऐसे स्पॉट पे पा सकते हो जो कि मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो मतलब फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसी को ट्राई करते रहोगे या फिर आप एक बार ऐसे थोड़ा, जैसे आपने बोला कि ठंडा पानी पी कर आओ एंड फिर से एक बार सोचो, क्या पता आपको कोई और इजी सोल्यूशन मिल जाए और ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए और फिर आप वो करोगे, फिर आपको वही लेवल इजी लगेगा। तो जो इस गेम का मतलब ये भी एक चैलेंज है, जैसे दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस कि जो डिफिकल्टी डिक्टेट करना ना वो मुश्किल रहा है इस गेम में, बिकॉज कई लोगों को ये गेम बहुत इजी लगता है, कई लोगों को ये गेम बहुत मुश्किल लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो उन्होंने उस टाइम कौन सा सोल्यूशन सोचा और कौन सा सोल्यूशन पे वो स्टिक करे, है ना। जैसे बाकी पजल होते हैं उसमें तो दिख जाता है कि नहीं ये गलत सोल्यूशन है, इसको स्क्रैप करो फिर से स्टार्ट करो। करेक्ट, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तुम फिर भी कर सकते हो, मतलब काफ़ी फ्रीडम है, तुम्हारी स्किल्स पे डिपेंड करता है, तुम्हारी बेसिकली इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है इसके पजल सॉल्विंग। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे लेवल्स इसमें ऐसे थे जहाँ पर मुझे सॉल्यूशन नहीं हिट कर पा रहा था और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने लगा। फिर मैंने क्या किया, गेम को बंद किया, थोड़ी देर रुका रहा, उसके बाद दोबारा से जब शुरू किया ना तो वही सेम लेवल मुझे 1 मिनट में हिट हो गया कि अरे ये सॉल्यूशन मैंने क्यों नहीं किया। तो ये चीज़ें वाकई में बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इसका कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है ना, एक लिनियर पाथ नहीं है इसका। ओके, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये चीज़ प्लेयर पर डिपेंड करेगा जो खेल रहा होगा, क्योंकि कई लेवल्स ऐसे थे जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि अगर हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिनके थ्रू हमें A से B तक पहुँचना है, तो कुछ लेवल्स में मुझे लगा कि यहाँ पर 4 की बजाय अगर 3 भी होते तो भी मैं पहुँच रहा हूँ। मैंने चौथे का इस्तेमाल ही नहीं किया और मैं वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मतलब कुछ प्लेयर्स शायद ये चीज़ ना कर पाएँ, है ना, उनके लिए वो 4th ऑब्स्टेकल ज़रूरी हो, है ना, तो शायद उसके लिए ये सब चीज़ें रखी गई हों। ओके, मतलब वो एक सोल्यूशन फिक्सेट नहीं कर रहा था, मतलब हम प्लेयर्स को पुश नहीं करना चाहते कि आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, हम चाहते हैं कि वो फ्रीडम उनके पास रहे हमेशा। तो अभी मैं अगले सवाल पर पहुंचता हूं, जो कि है कि जैसा कि आपने कहा कि इसमें 4 रूम हैं, ठीक है, और एक छोटा सरप्राइज भी है जो हम रिवील नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हर एक रूम में, जिसको मैं चैप्टर बोल रहा हूँ फिलहाल, हर चैप्टर में अलग अलग एपिसोड्स हैं, तो इस हिसाब से ये गेम डिज़ाइन किया गया है। अभी अगर मैं चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो हर चैप्टर में अपना एक एक्स फैक्टर है। जैसे आप नए नए चीज़ों से इंट्रोड्यूस होते हो, जैसे आपके पास इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको आप मूव नहीं कर सकते हो, कुछ होंगे जिसमें मल्टीपल लाइट सोर्सेज आएंगे जहाँ से अलग अलग तरह की शैडो बन सकती है ना, सेम ऑब्जेक्ट की 2 शैडो बन गई, है ना, टेलीपोर्ट्स हो गए। तो इस तरह के जो एक्स फैक्टर थे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस की मुझे, और मैं यही जानना चाहता था कि क्या सिर्फ इतना ही था या फिर कुछ और भी चीज़ें थी ऑलरेडी प्लान्ड, लेकिन वो चीज़ें फाइनल बिल्ड में ना डाली गई। क्या ऐसा था या फिर इतने ही एक्स फैक्टर थे इस वाले गेम में? नहीं, कुछ और चीज़ें थी जो कि जिनसे या फिर स्कोप बहुत बढ़ रहा था या फिर जो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल है मूविंग लाइट्स, जैसे अभी तो हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं ना, बट लाइट मूव नहीं कर सकते। तो एक मूविंग लाइट का कॉन्सेप्ट था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट उसमें प्लेयर को इतना फ्रीडम मिलता है बिकॉज वो लाइट को मूव कर पा रहा है, तो बेसिकली शैडोज का पूरा कंट्रोल है उसका, मतलब वो लाइट को भी मूव कर पा रहा है और ऑब्जेक्ट्स को भी मूव कर पा रहा है। तो फिर वो पजल रहता ही नहीं है, फिर वो बस एक हिट एंड ट्रायल वाला गेम बन जाता है। ओके, तो ऐसे ये थे, और उसके अलावा काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे कि एक
मिरर्स का कॉन्सेप्ट था जिसके साथ मैं रिसेंटली प्ले अराउंड कर रहा था, आह, बट वो मिरर्स काफ़ी कूल था, बट उसमें थोड़े बग्स ज़्यादा आ रहे थे, और मतलब वो ऐसे टाइप के, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर केसेस बन रहे थे जो कि प्लेयर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मतलब रिड्यूस कर सकता है। ओके, तो ओके। और एक टॉय ट्रेन का कॉन्सेप्ट है जो मे बी गेम में आ जाए, मतलब आई एम नॉट कमिटिंग टू एनीथिंग क्योंकि उसमें थोड़ी टेस्टिंग बाकी है, बट वो काफ़ी कूल कॉन्सेप्ट है और वो काफ़ी टेस्ट भी हो चुका है। और उसके अलावा एक जो और अच्छी अच्छी बड़ी चीज़ थी जिसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, विच आर लाइक बॉसेस और मिनी बॉसेस रखना, या फिर थोड़े अलाइव ऑब्स्टिकल्स रखना जो कि जिनका कोई बिहेवियर हो। अच्छा, तो वो सब चीज़ें उनका प्लान मतलब ट्राई कर रहे हैं, कुछ कमिट नहीं कर सकता मैं अभी, बट वो बिल्ड इस बिल्ड में नहीं होगा, बट होपफुली एक डीएलसी की तरह आ जाए मे बी। ओके, ओके। यही मेरा सवाल होने वाला था कि इस गेम के क्या अपकमिंग प्लान्स हैं? क्या कोई नए लेवल्स आने वाले हैं, या जिस तरह की स्टोरी मैंने देखी, रिवील नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, लेकिन जो कैरेक्टर्स थे स्टोरी में, क्या वो नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं एज अ प्लेबल कैरेक्टर, या फिर कुछ नए ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, नए ऑब्जेक्ट आ सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्लान है आपका? हाँ, तो स्टोरी वाइज स्टोरी का एक्सपेंशन शायद से नहीं होगा, मतलब एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो अब तक ऐसा कुछ प्लान है नहीं, बट स्टोरी का एक थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट जो कि उस स्टोरी के अंदर ही है ना, वो हम ऐड कर सकते हैं विद सम न्यू मैकेनिक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया टॉय ट्रेन वाला, या फिर मिरर्स वाला, या फिर बॉसेस वाला, कुछ भी वो काफ़ी वो उसका प्लान है, बट एज एन उस पर कुछ भी कमिट नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी सारी प्रायोरिटी मेन लॉन्च है, और फिर उस मेन लॉन्च के रिस्पॉन्स के ऊपर और हमारी बैंडविड्थ के ऊपर उस पर डिपेंड करेगा कि हम डीएलसी डालें, और डालें तो कब डालें, उसमें कितना डालें, वो सब। ओके, ओके। अच्छा, रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये गेम कैसा परफॉर्म करेगा? क्या लोगों को पसंद आएगा? जिस तरह के आप देखते हो रिस्पॉन्सेस डिफरेंट गेम्स के, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस गेम को लेकर? मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इस गेम का कॉन्सेप्ट एंड इनिशियल टाइम सबको पसंद आएगा डेफिनेटली, जो भी खेलेगा ऑब्वियसली उनको, क्योंकि ऑब्वियसली ये सबसे ज़्यादा मतलब एक वैसा टाइप का मोमेंट है जिसमें जब कोई खेलता है तब उसको रियलाइज होता है कि हाँ ये हमने, मतलब ये तो काफ़ी ऑब्वियस है शैडोज के साथ खेलना, बट कि पहले क्यों नहीं हुआ कभी। तो उस तरह से रिस्पॉन्स अच्छा होगा, बट जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो वैरी कर सकता है, बिकॉज कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े स्टबर्न होते हैं और वो किसी पजल को मतलब एक ही तरह से सॉल्व करके फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, और कई प्लेयर बहुत स्किलफुल होते हैं तो वो भला ही पजल को सॉल्व ना करे, बट उनकी प्लेटफॉर्मिंग इतनी अच्छी है कि वो बहुत ही मुश्किल सोल्यूशंस को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे विद देयर एक्सेप्शनल प्लेटफॉर्मिंग स्किल्स। तो थोड़े से इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा रिएक्शन में मिक्स्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और स्टोरी में भी सेम है, एक स्टोरी का जो स्टोरी है वो एक इमोशनल स्टोरी है, तो कई लोगों को इमोशनल स्टोरी अच्छी लगती है, कई लोगों को वो थोड़ी डिप्रेसिंग भी लग सकती है, तो इन दोनों चीज़ों में मैं थोड़ा सा मिक्स्ड रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ओवरऑल जो गेम प्ले वाइज एक्सपीरियंस है वो आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। ओके, ओके। अच्छा, एज अ इंडियन गेमिंग डेवलपर, अगर मैं ये बोलूँ कि आप सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडियन गेम्स या फिर डेवलपर फेस करते हैं आपके हिसाब से? आजकल इंडिया में काफ़ी अच्छा इंडी गेम्स और गेम डेवलपर्स के लिए काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिकॉज अब लोग काफ़ी मोटिवेटेड है थैंक्स टू राजी ने इतना, रागी जी का जो सक्सेस हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। तो अब इनफैक्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो कि पहले भी प्रॉब्लम थी अभी भी है, वो है गाइडेंस की, कि मतलब जो भी बडिंग डेवलपर है उनके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए, या फिर इफ नॉट मेंटोर उनके पास कुछ एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, सो दैट दे नो कि वो किस इस फील्ड में घुस रहे हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज इतना ईजी नहीं है गेम बनाना, गेम को लॉन्च करना, गेम को मार्केट करना, इन सब में मतलब काफ़ी डिमांडिंग चीज़ है ये। एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, बिकॉज आप देखोगे काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं इंडिया में जो कि अब नए गेम्स बना रहे हैं, और राजी से इंस्पायर होके हिंदू माइथोलॉजी पे गेम्स बना रहे हैं, बहुत कुछ वो स्टार्ट कर देंगे, बट वो फिनिश करने में उनको प्रॉब्लम आएगी अनलेस उनको एक अच्छी गाइडेंस मिले, सो दैट वो जो भी इनको ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आएंगे वो उनको क्रॉस कर सके। मतलब नहीं तो काफ़ी ईजी है बीच में से बैक ऑफ कर देना। दूसरी चीज़ ये भी है कि कई लोगों का विजन थोड़ा मनी माइंडेड होता है इंडियन डेवलपर्स का, कि हमें जल्दी से क्विक सक्सेस चाहिए, क्विक अटेंशन, क्विक फेम और क्विक रिटर्न चाहिए, कि छोटा गेम बनाए और जल्दी से किसी वायरल ट्रेंड पे गेम बना दे एंड एक्सपेक्ट करे कि जल्दी से वो हिट होके
मनी अर्न कर दे। अगर उस मेंटालिटी से थोड़ा सा लोग हट जाए, थोड़ा सा दूर हो जाए एंड थोड़ा सा फोकस करे उस चीज़ पे कि हमें एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है जिसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, मनी लगेगा, तो इंडियन गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री काफ़ी आगे जा सकती है बिकॉज क्रिएटिविटी है और टैलेंट भी है, डेफिनेटली टैलेंट है। गाइडेंस और विजन आई थिंक, और विजन भी ऑब्वियसली गाइडेंस के थ्रू ही मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें जिसमें अगर इंडिया का थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, वो हम लोगों पे भी डिपेंड करता है। जैसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली है डेवलपर से, लाइक मुझे राजी के डेवलपर से काफ़ी गाइडेंस मिली है, चिराग चोपड़ा से काफ़ी गाइडेंस मिली है, हिमांशु मानवानी जी, ये सब अच्छे खासे एस्टैब्लिश्ड इंडी डेवलपर्स है इंडिया में। तो मतलब इनसे कनेक्टेड रहना और इनसे पता करते रहना, मतलब पर्सनली कनेक्ट होना से काफ़ी डिफरेंस पड़ता है, मोटिवेशन होती है और विजन मिलता है अच्छा कि हाँ यार छोटा नहीं सोचना, थोड़ा आगे का सोचते हैं, थोड़ा लंबा सोचते हैं, नॉट जस्ट कि छोटा सा गेम बना के जल्दी से रिटर्न एक्सपेक्ट करो। ओके ओके, थैंक यू इतना ऑनेस्टली जवाब देने के लिए नकुल। ओके, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप क्या कोई और गेम भी है जिस पर प्लान कर रहे हो कोई फ्यूचर में, या फिर अभी आप फुल्ली फोकस्ड हो इन माई शैडो पर? गेम आइडियाज तो बहुत है बट वो सबके पास होते हैं आई थिंक। अभी फुल फोकस इन माई शैडो पे ही है, इसके लॉन्च पे है बिकॉज अभी पीसी लॉन्च है, उसके बाद मोबाइल पे करने का प्लान है, उसके बाद स्विच पे होपफुली, मतलब प्लान तो है ही बट कुछ डिसाइडेड नहीं है, स्विच, उसके बाद कॉन्सोल्स। तो फोकस सारा का सारा अभी तो इन माई शैडो पे है, बट वो फोकस धीरे धीरे स्लोली डाइल्यूट करूंगा मैं बाकी आइडियाज़ पे जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी, बिकॉज अभी तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम और एफर्ट जो अभी डल रहा है गेम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये काइंड ऑफ मेक और ब्रेक फेज है इस मार्केटिंग फेज में। अगर विजिबिलिटी ना मिले तो गेम चाहे कितना भी अच्छा हो, चलना मुश्किल होता है थोड़ा सा। अच्छा, जैसे मैं इस गेम को खेल चुका हूँ, मैंने सारे लेवल्स कंप्लीट किए हैं, मैं जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगा सभी व्यूअर्स के सामने वो ये बोलूँगा कि आपने आज तक जितने भी पजल गेम्स खेले होंगे, जितने भी पजल गेम्स हों, उन सभी में जो मैं एक्स फैक्टर इस गेम के लिए बोलूँगा वो ये है कि जैसा कि हम लोगों ने बार बार बोला कि इसमें एक लीनियर पाथ नहीं है, और वो लीनियर पाथ ना होना ही इस गेम का एक्स फैक्टर रहा है। ये चीज़ मुझे इसका एक्स फैक्टर ना होकर मुझे शुरुआत में डिटैच कर रही थी मुझे ये फीलिंग इस गेम से, लेकिन मैं वाकई में वो जो क्यूरियोसिटी होती है ना आपकी लेवल कंप्लीट करने के बाद कि यार मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिला क्यों नहीं, कि यार यही वो सॉल्यूशन है कि नहीं, फिर आप बार बार उस लेवल पर वापस आते हो ये सोचकर कि यार मैं इस बार इसको और ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करूँगा। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने किसी और पजल गेम में नहीं देखी है कि वो क्यूरियोसिटी मैंने कभी भी कोई गेम खोला हो वापस से कि लो यार मैं इसको ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर गेम बहुत ही लीनियर हो जाता है पजल गेम, और इस गेम में जो फ्रीडम मिली है वो आप लोगों को किसी और पजल गेम में नहीं मिलने वाली है। और मैं वाकई में इस गेम को कंप्लीट करने के बाद मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जो इसकी स्टोरी है वो इमोशनल है। ऑफ कोर्स मैं उसको एज अ कंप्लीट स्टोरी नहीं बोलूँगा जहाँ पर हम ए से बी, बी से सी या सी से डी जा रहे हैं, लेकिन वो पूरी स्टोरी को मैं अगर एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो वो बोलूँगा मैं इमोशन। वो इमोशन है, जो स्टोरी है अगर मैं बोलूँ तो वो एक इमोशन है जो हर किसी के अंदर होता है। वो इतना रिलेटेबल है कि मेरे ख्याल से हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा कि यार मैं भी यही करता था या करती थी, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, मतलब यही था जो मैं भी था या फिर मैं थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा हाँ, जो आपने स्टोरी के बारे में बात बोली वो मतलब हाँ, जो डेमो हुआ था और मतलब एक काइंड ऑफ मिसकॉन्सेप्शन है जो कि ऑब्वियस मतलब अंडरस्टैंडेबल भी है कि ये गेम सैड है और डिप्रेसिंग है या कुछ, बट जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे तब रियल मतलब मेरा हमेशा से मोटिव था कि ना सैड बनाना है ना हैप्पी बनाना है, कुछ ना एक्सट्रीम हैप्पीनेस ना एक्सट्रीम ट्रेजेडी, बस एक कुछ इमोशन बनाना था जो कि रिलेटेबल हो, जिससे सब कुछ रिलेट कर हम हर कोई रिलेट कर सके और सटल हो बहुत। तो आई एम ग्लैड आप उससे रिलेट कर पाए। आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि आप उससे मानते हो, एंड आई होप प्लेयर्स जब पूरा गेम खेलेंगे तब उनको भी वो धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हाँ स्टोरी एक इमोशन की तरह है और ना कि एक प्रॉपर जो कंप्लीट नैरेटिव होता है वैसा। मेरे ख्याल से हर कोई उससे रिलेट करेगा नकुल, ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर्स थे, बहुत ही ज़्यादा। ओके, जाने से पहले मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को क्या बोलना चाहोगे इस गेम के रिलेटेड या फिर इस गेमिंग कम्युनिटी के रिलेटेड, आप क्या मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू जो भी अब तक सपोर्ट मिला है गेम को,
एंड मुझे इंडियन कम्युनिटी से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है एंड आई एम ग्लैड कि इंडियन कम्युनिटी अब अच्छा कर भी रही है, वो गेमिंग पे ध्यान दे रही है। राजी ने इग्नाइट करा, उससे पहले भी काफ़ी अच्छे अच्छे इंडी गेम्स थे। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, गेम को विशलिस्ट करो, बिकॉज विशलिस्ट करने से गेम की विजिबिलिटी अच्छी होती है लॉन्च टाइम पे स्टीम पे। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको आपको लगता है अच्छा लगता हो। एंड ऐसी नॉट जस्ट मेरा गेम बट और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बडिंग गेम्स हैं इंडी जो इंडिया में अब अच्छे बन रहे हैं, इंडिया की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और इंडिया की काइंड ऑफ एक रिकॉग्निशन मिल रहा है वर्ल्ड में कि इंडिया से भी अच्छे गेम्स आ सकते हैं। तो सपोर्ट करो एंड गाइड करो, फीडबैक दो, इन्वॉल्व हो, उससे हम डेवलपर्स को काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। ओके, थैंक यू नकुल इस इंटरव्यू को देने के लिए। बहुत इन्जॉय किया मैंने, आई होप आपने भी इन्जॉय किया हो। और सभी व्यूअर्स जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस गेम को आगे शेयर करना ताकि इसकी विजिबिलिटी बढ़ पाए। जैसा कि नकुल ने कहा कि आप विश लिस्ट करने से उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है इस टीम पर, तो जितना हो सके आप लोग इस गेम को सपोर्ट ज़रूर करिए। मैं इंडिविजुअल एज अ लियोन वॉक थ्रू आपको बोलना चाहूँगा कि इस गेम ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराया है। आई होप जितने भी लोग खेलेंगे उन सब की भी सेम फीलिंग हो। थैंक यू सो मच नकुल यहाँ पर आने के लिए और इस इंटरव्यू को देने के लिए जिसे अरेंज किया है ऑरस गीगाबाइट ने। थैंक यू सो मच नकुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, वाज अ प्लेजर। थैंक यू।